नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आपका स्वागत है इन खबर दिल्ली पे। सबसे बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कि दिल्ली में तारीखों का ऐलान हो गया है। जो चुनाव पड़ेंगे, दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, उसकी तारीख तय हो गई है और वो है 5 फरवरी। मतगणना का जो तारीख सामने आई है वो है 8 फरवरी। और आपको बता दें कि इस पूरे माहौल में आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है, काफ़ी अलग अलग फ्लेवर्स देखने को मिले हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनू हैं, सहयोगी हैं हमारे, और साथ ही हैं रिसर्च टीम से अशोक, जो इस पूरे हम विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार ये जो तारीखें तय की गई हैं, जो माहौल, जो बातें, कुछ नई बातें सामने निकल कर आई हैं, उस पर क्या आकलन है। सबसे पहले सोनू, मैं आपके पास ही आऊंगी। आज हमने देखा राजीव कुमार सामने आए, तारीखों का ऐलान भले ही कर दिया, लेकिन अलग ही अंदाज में, अलग ही फ्लेवर में नजर आए। बिल्कुल, चुनाव आयुक्त हैं, हमेशा से ही ऐसे जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा था कि जिस तरह से जो आरोप चुनाव आयोग पे लगते हैं तो चुनाव आयोग उनका बिल्कुल जवाब देता है। ऐसे तो चुनाव आयोग हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका नहीं मिलता, ना ही वो करते हैं ऐसे। लेकिन जब ऐसी कोई अनाउंसमेंट होती है तो चुनाव आयुक्त शायरी के माध्यम से बोला जवाब देते हैं, और ईवीएम को लेकर भी जो सवाल उठाते हैं तो उनको भी जवाब देते हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है कि दिल्ली में चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर वोट डलेंगे और 8 फरवरी को दिल्ली का नया सीएम कौन होगा ये दिल्ली वासियों के साथ साथ पूरे देश को पता लग जाएगा, क्योंकि 8 फरवरी को वोटिंग हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकल के आ रही है। और पहले से जो पार्टियां सत्ता में हैं, आज से और चुनावी सरगर्मियां दिल्ली के अंदर बढ़ जाएंगी। देखने को मिलेगा कि जिस तरह से अब दिल्ली है वो रैलियां निकलेंगी, जनसभाएं होंगी और बड़े बड़े जो दिग्गज हैं तमाम पार्टियों के, वो चुनाव प्रचार करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। अशोक, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज जिस तरीके से हमने देखा कि राजीव कुमार सीधे तौर पर कहते हैं कि अभी हमने अभद्र टिप्पणियां देखी कि महिलाओं के खिलाफ हुई यहाँ पर, उसको लेकर काफी एक हार्श स्टेटमेंट करते हुए नजर आए कि अगर ये दोबारा गरिमा मेंटेन नहीं की जाती है तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्यों चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती किसी भी प्रकार की खामी चाहे नेताओं के द्वारा हो। खासकर उन्हें पैसों को लेके भी बोला बिल्कुल ये सब नहीं चलेगा। हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ऐसी चीज़ों की हिदायत दी जाती है। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर है कि चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं। कब कब होना है वो हो गया। पुराने डेट भी मैं आपको बताएंगे कितना कुछ अंतर रहा। पिछली बार जो चुनाव 2020 को हुए थे वो 8 फरवरी को चुनाव मतलब वोटिंग हुई थी और 11 फरवरी को रिजल्ट आए थे। लेकिन मैम इस बार ऐसा होने जा रहा है उनका जी, इस बार चुनाव 5 फरवरी को होगा, 8 तारीख को रिजल्ट। और कहीं ना कहीं हरियाणा जैसा कुछ सर लग रहा है। हरियाणा में भी अक्टूबर में 5 को वोटिंग हुई थी, 8 को रिजल्ट आया, तो इसको सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ था। ये भी एक बात हमने देखी है कि जब भी ये चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, तो एक 14 फरवरी जो डेट है या दिल्ली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वैलेंटाइंस डे पे सरकार बनती है। क्या पता सीएम जिस दिन शपथ ले वो 14 फरवरी भी हो सकता है। वो बिल्कुल, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ है अशोक जी कि जब यहाँ पर हमने देखा है कि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ है तो 14 फरवरी को, जो पहली सरकार गिरी थी 49 दिन वाली, वो भी 14 फरवरी को ही गिरी थी। दिल्ली इलेक्शन में 14 फरवरी डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा, मैं अशोक जी, आप जैसे आप रिसर्च की भी बात कर रहे थे, अब हम ये देख रहे हैं जो तारीखों का ऐलान हुआ है अब, क्योंकि क्या ये टाइम काफी है पार्टियों के पास, क्योंकि अभी तो पूरी लिस्ट भी नहीं आई है निकल के। क्या लग रहा है कि टाइम बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, पर्याप्त है पार्टियों के पास? लेकिन जैसे मोनिका जी मैं बताऊं, पिछला इलेक्शन मैंने हरियाणा देखा था। वहां तो जो कैंडिडेट अनाउंस हुए थे वो लास्ट जब तक नॉमिनेशन चल तब तक अनाउंस हुए थे, वो तो आप कंपेयर ही नहीं करेंगे। लेकिन इस बार दिल्ली में वो तीनों ही पार्टियों ने, सारी पार्टियां लगभग, जो बीजेपी कांग्रेस सबसे पहले अपने अनाउंस कर दिए, आम आदमी पार्टी भी अनाउंस कर दी। तो कहीं ना कहीं इस बार पार्टियां चुनाव आयोग से भी आगे दिखी हैं। बिल्कुल, चुनाव आयोग से आगे दिखी हैं। ये आपसे पूछना चाहूंगी सोनू जी, जिस तरीके से हमने देखा 2013 का चुनाव, यहाँ पर आम आदमी पार्टी आई, फिर ये 2015, फिर 20, उसके बाद तो मतलब उनका एक वो लगी रही कि बम्पर तरीके से बूम के साथ वो आती है। इस बारी आम आदमी पार्टी कई आरोपों में दिख रहा है कि भैया इलेक्शन कमीशन को भी घेर रही है, पार्टी को भी घेर रही है, सत्तारूढ़ को भी घेर रही है। तो अब इसमें, अब ये जो चुनाव आएंगे यहाँ पे, तो लग रहा था कि वो बिल्कुल केजरीवाल के ही सवालों का जवाब देने के लिए बैठे थे राजीव कुमार। बिल्कुल, देखिए चुनाव बड़ा अहम होगा, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकपाल, तमाम वो वादे अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के साथ वो पुराने साथी भी नहीं है और कई घोटालों के आरोप में खुद सीएम केजरीवाल रहते हुए भी तिहाड़ जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया, मतलब कैबिनेट के तमाम वो मंत्री तिहाड़ की यात्रा कर चुके हैं। तो दिल्ली की जनता है वो, अब की बार दिल्ली की जनता के सामने बीजेपी जहां ये मुद्दा अपनाएगी, कांग्रेस अपनाएगी कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, हम ये करेंगे, वहीं केजरीवाल है वो अपनी फ्री की
गारंटी, उन्होंने तो कह दिया भाई मुफ्त की रेवड़ी के नाम से योजना है जो उनकी, तो वो योजनाओं के दम पे चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और आप जिस तरह से आपने राजीव कुमार की बात की, तो राजीव कुमार जी का सवाल ये था कि उनसे तमाम जो है कांग्रेस जैसे हरियाणा में हार हुई है, ईवीएम की बैटरी को लेकर जो मुद्दा उठाया था, कई महाराष्ट्र में जैसे वोटिंग परसेंटेज को लेकर मुद्दे उठे थे कि रात को कैसे अपडेट हो गया, तो उन्होंने तमाम जो जानकारियां वो एक एक दी हैं। और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है, कि किसी को भी कोई भी शंका है तो चुनाव आयोग उसको दूर करेगा, बिल्कुल दूर करेगा। और उन्होंने करते नजर भी आए कि ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, लोकतंत्र वो सुरक्षित रहना चाहिए। तो राजीव कुमार जी ने यहाँ पे यही स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। और साथ ही ये भी आरोप लगे थे कि भाई चुनाव आयोग की तरफ से जैसे हेलीकॉप्टर चेकिंग का मुद्दा था, महाराष्ट्र चुनाव में उठा था कि भाई जो बीजेपी के लोग हैं उनके कम चेक हुए थे, कांग्रेस के ज्यादा हुए थे। हमने देखा था मल्लिकार्जुन खड़गे तक का हेलीकॉप्टर चेक हुआ था, तो वो विवाद उठा था। तो अब की बार जो राजीव कुमार ने भी यही कहा है यहाँ पे भी कि सबके चेक होंगे, जिस पे शक होगा उसका होगा, हम पार्टी देख के काम नहीं करते, हम निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। तो वो भी उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि दिल्ली चुनाव में इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और एक और जानकारी मैं देख रहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से साफ कहा गया है कि जो भी दिव्यांग हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, मतलब बूथ भी बनाए जाएंगे, वीआईपी बूथ बनाए जाएंगे, सेल्फी स्टैंड बनाए जाएंगे। तो तमाम वो सुविधाएं दिल्ली में दी जाएंगी जो चुनाव आयोग की तरफ से दी जाती है। और अब की बार तो कुछ और भी बढ़ के सुविधा दिल्ली में उन्होंने देने का ऐलान किया है। बिल्कुल, ये सुविधाएं जो हैं वो लगातार हम देखते हैं चुनावों के दौरान हमेशा देखने को मिलती है कि एक मॉडल जो पोलिंग बूथ्स हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है, पानी की सुविधा दी जाती है, जैसे भी खुद बता रहे हैं जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए भी आने जाने की पूरी सुविधा होती है। अब अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें अशोक, क्योंकि आपका तो उसमें पूरा विवरण रहा है, कि अब आप ये थोड़ा हमें बताएं कि पिछले 2 चुनावों में और अब के चुनावों में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो किस पार्टी के वोट बढ़ते घटते नजर आ रहे हैं, किसको क्या यहाँ पे आपको लग रहा है फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, अब जो चुनाव है दिल्ली की जनता के लिए मैं बता दूं, सीधा सीधा भाजपा और आम आदमी पार्टी कह सकते हैं, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस देखते हैं। लेकिन पुराना अगर आंकड़े देखें वहां से आपको समझ में आएगा कि चुनाव जो होने वाला है किस तरफ करवट ले सकता है। 2013 से शुरुआत करेंगे जहां पर आम आदमी पार्टी पीक पर स्टार्ट हुआ था, बीजेपी वहां पर 31 सीट जीती थी, वोट परसेंटेज था 33.3%। आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती थी, वोट परसेंट था 29.7%। और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, वोट परसेंट था 24.7%। लेकिन अगला चुनाव जब हुआ, यहाँ से कहानी दिल्ली के चुनाव की बदलना शुरू हुई। अब 2015 के चुनाव सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सिमट गया। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती, मतलब 70 में से सिर्फ 3 कम, वोट परसेंट था 54.5, मतलब 50% से अधिक। बीजेपी 3 सीट, वोट परसेंटेज था लगभग 32%। और 2020 का अगर आंकड़ा देखें, बिल्कुल सेम रिपीट हुआ, फिर से आम आदमी पार्टी 62 सीट 53.8। यहाँ एक मैम देखेंगे यहाँ वोट परसेंटेज बीजेपी ने इंक्रीज किया था। बिल्कुल, बीजेपी का रहा था 8 सीटें भी बढ़ी, वोट परसेंटेज पहुंचा 38.7%। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि चुनाव जैसे जैसे 2013 से करवट लेना 2020 तक का सफ़र था, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सिमटता रहा। अब देखते हैं 2025 का चुनाव भी अब बहुत ही गहमा गहमी चल रही है, बयानों का दौर बहुत जारी है। और आज चुनाव, एक और हम डाटा जो चुनाव आयोग ने दिया है वो भी आप लोगों को बता दें, आगे की चर्चा तो हम करेंगे। 85 साल से जो अधिक उम्र के वोटर हैं उनके लिए घर से ही वोटिंग करने की सुविधा दी जा रही है। पहले भी हालांकि चुनाव आयोग करता रहा है ये। और दिल्ली में जो पोलिंग बूथ हैं वो 33,330, मतलब 70 विधानसभाओं में 33,330 बूथ हैं, जिनमें टोटल वोटर हम आपको बता रहे हैं कितने हैं। 83 लाख कह सकते हैं मेल वोटर हैं, 79 लाख हैं महिला वोटर्स हैं, 0.8 लाख मतलब बहुत कम नए वोटर्स जुड़े हैं, 830 वोटर 100 साल से ज़्यादा है। ये भी एक बड़ी बात है, लगभग 1000 वोटर हैं जो 100 साल से अधिक हैं। और इस बार सीएम 8 तारीख को डिसाइड हो जाएगा कौन पार्टी अपना सीएम बनाने जा रही है। बिल्कुल, एक हम ये बता देते हैं कि जो नामांकन भरने का जो सिलसिला शुरू हो जाएगा, कि 10 तारीख है, 10 जनवरी से है 17 जनवरी, मतलब 10 से पहले, मतलब 17 से पहले हर पार्टी ने कैंडिडेट उतारना ही होगा। 17 तारीख लास्ट रहेगी। हाँ, वो वापसी है 20 जनवरी तक होगा। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। 79 लाख हैं वो दिल्ली में महिला वोटर हैं, और पुरुष हैं वो 83 लाख होने, मतलब दिल्ली में देखो आप 83 और 79 ज्यादा फर्क नहीं है। तभी तो आप जिस कहते हैं ना कि 50-50
50-50 की आबादी को जो खुश करने के लिए रेवड़ियां बांटी जा रही, वो आंकड़ा यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो दिल्ली में ये केजरीवाल ने जो महिलाओं को लेकर जो योजनाएं शुरू की है ना, अब जैसे कांग्रेस भी कर रही है, तो ये इसी लिहाज को देखते हुए क्या, जैसे हरियाणा में इतना नहीं है ज्यादा, वहाँ कम है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल बराबर पे खड़ी है महिलाएं। तो ये देखते हैं कि भी इन योजनाओं का फायदा किसे होगा। जो आप बात बता रहे थे पिछले चुनाव नतीजों को, तो उस टाइम कांग्रेस बिल्कुल कुछ नहीं थी स्थिति में, लेकिन आज कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में है। और कांग्रेस जितनी मजबूत होगी उतना फायदा बीजेपी को होगा और आम आदमी पार्टी को घाटा होगा। तो ये बड़ा देखना होगा। और आप कुछ वीआईपी सीटें भी बता दीजिए दर्शकों को। जैसे कालकाजी सीट की हम बात करें, जहाँ से सीएम खुद हैं आती सी, तो वहाँ भी रोमांचक मुकाबला हो गया। हालांकि कुछ बयान भी आने शुरू हो गए हैं। तो नई दिल्ली सीट है, वो भी केजरीवाल के लिए बड़ी कांटे की टक्कर होगी। अब की बार सीट निकालना आसान नहीं होगा। हालांकि केजरीवाल ने जब पहली बार सीट निकाली थी तब भी आसानी नहीं थी। शीला दीक्षित को हरा के वो चुनाव जीते थे। बिल्कुल चुनाव जीते थे। अब जो वीआईपी सीट की बात सोनू कह रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण सीट मनीष सिसोदिया। अब जो हम बात कर रहे हैं कि पड़पड़गंज से उन्होंने अपनी सीट वहां से उनको बदली गई, अब उन्हें दिया गया जंगपुरा से तरविंदर मारवाई खड़े हुए हैं, वो खुद शीला कैबिनेट में थे। अब ये जो अदला बदली हुई है अशोक, आप मुझे थोड़ा बताएं कि क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे लोगों को भी क्या जन समर्थन जुटाने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपका एक वोट बैंक एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रहता है। जैसी सीट बदली, जाहिर सी बात है आपको स्क्रैच से शुरू करना है। बिल्कुल, कई बार क्या होता है, नेता पार्टी से विधायक तो बन जाता है परंतु एक विधानसभा में रहते रहते काम नहीं करा पाता है। डर भी होता है अगली बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाए। आपने देखा होगा अबोध ओझा प्रकरण काफी ज्यादा चला। सीधा सीधा जो मनीष सिसोदिया की सीट थी वो अबोध ओझा को दे दी। क्यों दे दी? कोई और भी सीट दे सकते थे, लेकिन वो इसलिए दे दी मनीष सिसोदिया बाई चांस हार जाते तो एक पॉपुलर फेस, एक जाना माना चेहरा, अब ये तो नहीं कहेंगे जनता के बीच पॉपुलर है कि नहीं, लेकिन जाना माना चेहरा उतार दे। लेकिन सबसे बड़ी आज चर्चा होगी नई दिल्ली सीट की। नई दिल्ली सीट पर आप ये कह सकते हैं तीनों ही पार्टी के जो संभावित सीएम फेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। कड़ा मुकाबला होने जा रहा है नई दिल्ली पर। और बहुत सारी चर्चाएं ये भी हैं कि इस बार कहीं अरविंद केजरीवाल गच्चा ना खा जाएं। और बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात होगी। अशोक, हमने देखा दो कंटेंडर्स है, विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रवेश वर्मा की बात की जाए, संदीप दीक्षित, अब ये है लेगेसी की लड़ाई। और वो उनको अपना रेपुटेशन में आना है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि किसका, क्योंकि मैं खुद अभी ग्राउंड रिपोर्ट पे भी जब गई हूँ, ये मैंने किया है पूरा नई दिल्ली सीट का, तो यहाँ पर हमने ये देखने को मिला है कि आज भी संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। अपनी सांसदगी में वो क्या कर बैठे क्या नहीं, या उनकी एक जनप्रतिनिधि की एक इमेज है क्या उनकी? ऐसे तो प्रवेश वर्मा को भी आप देखोगे तो वो भी साहिब सिंह वर्मा के नाम से ही वो कर रहे हैं। उनके देखो दोनों की, एक की माँ सीएम रही है तो एक के पिता सीएम रहे हैं, और दोनों को मौका अच्छा मिला। लेकिन जो एक चेहरा उभर के आना चाहिए था सामने, वो दिल्ली को नहीं मिला। जिस तरह से एक लग रहा था कि संदीप दीक्षित करेंगे, संदीप दीक्षित तो मुझे लग रहा चुनाव से पहले ज्यादा एक्टिव भी नहीं थे। जिस तरह से कांग्रेस कहाँ एक्टिव थी, कहीं थी नहीं। कांग्रेस का साथ होता ही है। अब हरियाणा में देख लीजिए, आज तक भी कांग्रेस सदमे में है, तो वो नहीं निकल पाई है। तो कांग्रेस में ये दिक्कत तो रहती है। प्रवेश वर्मा फिर भी थोड़ा मोटा सांसद रहे हैं, तो थोड़ा मोटा किया होगा काम उन्होंने, लेकिन उनके लिए भी कोई चुनौती से कम नहीं है ये सीट। प्रॉब्लम कहाँ लगती है? क्या माइक्रो लेवल पे कांग्रेस क्या संगठन में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आती है एज कम्पेयर टू आप और बीजेपी? नहीं, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो है ही, ये तो सीधे कांग्रेस वाले मान रहे हैं। मैं तो हम हरियाणा चुनाव देख लिया, हरियाणा चुनाव कवर किया, ये तो हर जगह कांग्रेस में प्रॉब्लम है ही। छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से देखते थे, राजस्थान में भी देखते थे, कांग्रेस तो सरकार खो देती है। सुनो जी, अगर हम शीर्ष नेतृत्व की इसकी बात करें, ये शीर्ष नेतृत्व की, हम देख रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पे 2 रैली कर बैठे। कांग्रेस का तो शीर्ष नेतृत्व का ही नहीं आता पता है, माइक्रो लेवल तो छोड़िए, यहाँ तो शीर्ष का भी नहीं पता चल। बिल्कुल। और राहुल जी और खड़गे जी देखें तो अभी तक ऐसी कोई जनसभा करते नजर नहीं आए। और मुझे लगता है दिल्ली चुनाव को लेकर कुछ उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कैंपेन शुरू भी नहीं किया होगा जो एक वरिष्ठ लेवल पे, जो हाईकमान लेवल पे होना चाहिए था। तो वो एक कमी तो है ही कांग्रेस नेतृत्व की नजर आती है, जिसका नतीजों में भी दिखता है। फिर वो ईवीएम पे बात आती है, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। हालांकि जो दिल्ली चुनाव में जो ईवीएम की हो सकता बदनामी होगी, वो फिर अगले बिहार चुनाव के अनाउंसमेंट के टाइम पे चुनाव आयोग स्पष्ट करेगा। लेकिन इस मुद्दे पर मैं थोड़ा बताना, इस बार कांग्रेस भी थोड़ी दुविधा में है। इंडिया गठबंधन है, कहेंगे नेशनल लेवल पर है, जिसमें खासकर संजय सिंह, राघव चड्ढा दिखाई देते हैं खड़गे जी के साथ बैठे हुए, राहुल गांधी के साथ बैठे हुए। तो मुझे लगता है ये भी हो सकता है, क्योंकि बीच में अजय माकन और ये सब लोग सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बुलाया था, उसके बाद से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराएगी। तो जो कांग्रेस का हाई कमान है थोड़ा सा मुझे लग रहा ध्यान रख रहा है नेशनल पॉलिटिक्स भी। एक थोड़ा सा आपसे ये भी समझना है, आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, आप साथ जाते हैं, आप एक ब्लॉक हैं, आप इंडिया ब्लॉक हैं, लेकिन वही विधानसभा चुनाव आ गया तो आप बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो जनता के बीच ये मैसेज कैसे पहुंचाएंगे, हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं कौन? बिल्कुल, ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन हम साथ साथ हैं कि हम आपके हैं कौन। इससे बीच में आपको थोड़े से पुराने चुनाव भी देखने, हरियाणा चुनाव, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं जीती।
महाराष्ट्र में, पंजाब भी इसका पंजाब भी उदाहरण है, बंगाल में ममता ने मना किया, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अलग लड़के कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान किया। तो इस बार तो सीधा सीधा ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने खुद कर दिया था, इस बार हम गठबंधन में जा ही नहीं रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात, इस बार कोई पार्टी, मुझे लगता है कोई पार्टी गठबंधन में नहीं है। यहाँ तो बात ही नहीं हो रही इस बार। गठबंधन की बसपा भी है, थोड़ा बहुत लड़ेगी, लेकिन जो मुख्य चुनाव है इस बार दो ही पार्टियों के बीच में सायराना अंदाज में इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। पहले तो एक आध शायरी सुनने को मिलती थी, इस बार 3 शायरी सुना दी चुनाव आयुक्त ने, ये भी एक और हर मुद्दे पे अलग अलग बड़ी बात है। और इस बार चुनाव का कैंपेन देखें, मुद्दे इस बार कहीं ना कहीं स्कीम को लेके ज्यादा घुमाना चाह रखे। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया था, लेकिन बीजेपी इस बार बैकफुट पे है, कहीं ना कहीं नहीं भ्रष्टाचार नहीं, सिर्फ वो शीश महल पे टारगेट किए हुए है। कांग्रेस वही अपनी कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में जो हो रहा है उस पे लगी हुई है, और आम आदमी पार्टी स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल, इन्हीं पे लेकिन मुद्दे जन तो हैं। फिर भी अगर बात करें आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे दिख तो आम, लेकिन केजरीवाल अपने दम पे अब चुनाव इस बार नहीं, वो जो घुमा रहे हैं अतिशी के बारे में तो बात ही नहीं वो कर रहे हैं इस बार कि मैंने मुख्यमंत्री हटा देंगे। अब हटने वाली भी तो होगी अगर इन पर केस। अशोक जी, ये तो सामने सामने बोलते हुए नजर आ गए ना कि काम चलाओ मुख्यमंत्री है, उस पर तो अब सब विपक्षी वाले सब आ गए सामने। एलजी ने चिट्ठी लिख दी कि मैं बहुत आहत हूँ, वो तो खुद ही उन्हें काम चलाओ बोल रहे हैं। नहीं, वो तो आतिशी खुद ही पहले दिन ही उसने बोल दिया था भाई, एक तरह से वो तो उन्होंने खुद ही मान लिया था कि वो इस दौड़ में आगे नहीं रहेंगे वो कुछ दिन के लिए, और केजरीवाल नहीं बोल दिया था, ये तो स्पष्ट था। लेकिन वही है कि अब एलजी ने जो केजरीवाल कितने साल काम किया उसकी कोई तारीफ नहीं की, लेकिन आतिशी की तारीफ कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से जो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं देखती है कि ये फूट डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चंपई सोरेन का उदाहरण आपके सामने है, जिस तरह से वहाँ हेमंत सोरेन के साथ हुआ था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में ये करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा आम आदमी पार्टी के सूत्रों से खबर है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आतिशी पर केजरीवाल को भरपूर विश्वास है, तभी उन्होंने ऐसा किया था। सुनो, मेरा आप दोनों से, बल्कि अशोक आपसे भी मेरा यही सवाल है कि इस बार 2025 के चुनाव अलग कैसे हैं? क्योंकि मैं एक आपसे भी थोड़ा आपकी राय जानना चाह रही हूँ। क्या मुद्दे लग रहे, मुद्दों की वजह से है या ये जो चुनावी लड़ाई आप देख रहे हैं उसकी वजह से 2025 के चुनाव अलग? नहीं, अलग मुझे तो इसलिए लग रहा है कि जो पहले की जो लड़ाई थी वो ईमानदारी की लड़ाई थी, वो भ्रष्टाचार मुक्त की लड़ाई थी, लेकिन अब की बार जो लड़ाई हो भ्रष्टाचार की लड़ाई है और घोटालों की लड़ाई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास फ्री की योजनाओं के अलावा कोई अब नया रोड मैप नहीं है। उनके पास शिक्षा था, ये पहले से भी था, ये फ्री की जो योजना है उनको लग रहा है कि सिर्फ यही काम करेंगे, और केजरीवाल ने ये साबित भी किया है कि यही कॉपी कर करके दूसरे राज्यों में कांग्रेस भी हो चाहे बीजेपी हो सरकारें ले आई हैं। तो केजरीवाल के पास तो एक यही मुझे लगता है, और बीजेपी के लिए ये करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि बीजेपी के पास केंद्र में सरकार है, तमाम राज्यों में सरकार है, लेकिन दिल्ली में सरकार नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार फजीहत का सामना करना पड़ता है। और अशोक, ये तो 23 साल का सूखा है बीजेपी का यहाँ पे दिल्ली में जो देखने को मिल रहा है। अब सोनू भी बता रहे कि आम आदमी पार्टी तो कॉपी पेस्ट कर रही है, तो बीजेपी क्या रणनीति के साथ उतर रही है? बीजेपी सीधा सीधा अभी जो रैली हुई है सीधा मोदी जी का नाम चला रही, लेकिन इस बार जो संभावना ज़्यादातर लगती है मोनिका जी, सीटें बीजेपी की बढ़ेंगी। आम आदमी पार्टी चुनाव अलग क्यों है, आम आदमी पार्टी इस पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है। बहुत जगह पर स्ट्रगल कर रहे हैं बड़े नेता, क्योंकि अभी तक चुनाव जो था सीधा सीधा जीत मिल रही थी, नई नई योजनाएं थी, जनता भी अब आदी हो चुकी है, आप क्या नया लेके आएंगे। तो इस बार केजरीवाल फंसे हुए हैं कि क्या नया दें। बीजेपी है कि अपने सीटें बढ़ाएं, लेकिन इस बार कांग्रेस मुझे लगता है थोड़ा बहुत अचंभा कर सकती है। जैसे पिछली बार 4% वोट था, अगर इस बार अगर मैं कहता हूं 2 से 3 में अगर उनकी सीटें इन केस आ गई तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। केजरीवाल को सत्ता बचाना है, कांग्रेस को खोई हुई जमीन पानी है, और बीजेपी को दिल्ली में जीतना है, क्योंकि इस केंद्र में उनकी सरकार है। ये चुनाव 3 पॉइंट पे जा रहा है। 3 बड़े बड़े नेता, महिलाओं की भी बात होगी, आपने देखा होगा हमारे इनकवर दिल्ली प्लेटफॉर्म पर कैसे जो सीएम अतिशी हैं फूट फूट कर रोई थी महिलाओं के मुद्दे पर भी। क्यों, रमेश भदौड़ी का बयान था, उधर प्रियंका गांधी का बयान था, अलका लामा उधर लगी हुई हैं, सीएम अतिशी लगी हुई। तो चुनाव इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 5 तारीख को आप वोट डालिए, 8 तारीख को ये भी आपको पता चली जाएगा कि अब कौन किस पार्टी का सीएम बनने जा रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। सीटें मिलने जा रही है। तो ये है दिल्ली विधानसभा का चुनाव, जो नाक की साख की लड़ाई, विरासत की लड़ाई, ये तमाम
तमाम मुद्दे हैं जो इस बार दिल्ली चुनाव में हलचल मचाते हुए नजर आएंगे। और अब जैसे ही तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 5 फरवरी को वोट डलेंगे, 8 फरवरी को होगी मतगणना और उसके बाद दिल्ली में सत्ता में कौन होगा काबिज, क्या दोबारा केजरीवाल आएंगे या फिर किसी पार्टी का सूखा खत्म होगा या कोई अपना खाता खोल पाने में कामयाब होगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप बने रहिए इन खबर दिल्ली के साथ। सोनू और अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही और रिपोर्ट्स, ऐसे ही और चर्चा आपके लिए हम आगे भी लाते रहेंगे।